अब देखो ध्यान से, तो मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई है कि एनएमआर को समझने के लिए आपको जो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। मैंने यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, मैग्नेटिक जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन कर दिया, न्यूक्लियर को आप जानते हो। अब मैं एक वर्ड पे आ रहा हूँ, रेजोनेंस, है ना। मैं अब इस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट इज रेजोनेंस। देखो अब ये जो पूरा मैं लेक्चर यहाँ पर आपको जो आप सुन रहे हो पूरा लेक्चर, ये लेक्चर किसके बारे में होगा, तो ये आपको पूरे एनएमआर का एक बेसिक आइडिया देगा कि भाई एनएमआर काम कैसे करता है। फिर से सुनना, बेसिक आइडिया देगा, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, है ना, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मतलब डिटेलिंग अपन आगे करेंगे एक्सप्लेन, जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। बट ये आपको एक बेसिक सा आइडिया क्रिएट करेगा आपके दिमाग में कि भाई एनएमआर ऐसे काम करता है। ओके, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बताऊं कि एनएमआर कैसे काम करता है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, ये दो मैग्नेट है ना, आपके पास दो पावरफुल मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और इसके बीच में आपने क्या किया है, एक और मैग्नेट को रख लिया है जो थोड़ा ज्यादा पावरफुल नहीं, इनके जितना नहीं है, ठीक है, बहुत कम पावरफुल है। ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, ठीक। तो जब ऐसे आपने उस मैग्नेट को इन दो हायर कैपेसिटी के मैग्नेट के बीच में रख दिया है, तो आपको क्या क्या होने वाला है, आप अच्छे से जानते हो। जो ये एन है, ये एन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये एस को रिपेल करेगा, और ये एस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो एन है वो एस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है कि ये जो आपके मैग्नेट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये अरेंज हो जाएगा। किसकी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ पोल होती है ना। जो फ्लक्स होते हैं, जो मैग्नेटिक आपकी लाइंस होती है, वो इस तरह से ओरिएंटेड होंगी। तो यहां पर क्या होगा कि पहले तो आपने चुंबक को सीधा रखा था, फिर आपने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, है ना, हायर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये आपके जो मैग्नेट था वो अपने आप इस डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इसका रीजन क्या है कि जब आपने इसको सीधा रखा था तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड थे इनके बीच की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, हायर एनर्जी पे था। जैसे ही इसने अपनी पोजीशन, इसने ओरिएंटेशन चेंज की अपनी, और वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया, तो अब इस मैग्नेट की एनर्जी बहुत कम हो गई, है ना। जो ये वाला बीच वाला मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट, इसकी एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई। और आपको पता है कि पूरे कोई भी हो, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मैटर हो, वो हमेशा क्या करना चाहता है, अपनी एनर्जी को लो करना चाहता है। इसलिए लो करना चाहता है वो, ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, स्थायी हो सके। तो सेम यहां पर इस मैग्नेट ने ऐसा ही किया। क्या किया कि भाई ये जब सीधा खड़ा था तो डायरेक्ट एनर्जी क्या थी, हाई थी, पर जैसे ही ये इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हुआ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हुआ, तो ये क्या हो गया, इसकी एनर्जी कम हो गई और स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में आप लेके चलना। अब इसके ही बेस पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे एनएमआर काम करता है। देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या होता है देखें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मेरे पास एक ऐसा आइटम है जिसका जो न्यूक्लियस है उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, मतलब आई है, आई की वैल्यू कितनी है, हाफ। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास एक एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है आई, उसकी वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन ठीक है, किससे निकालूंगा, 2i+1 से निकालूंगा। ओके, यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं i की वैल्यू कितनी, हाफ, +1 कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, सॉरी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इस 2 वैल्यू का मतलब क्या है, तो इस 2 का मतलब है कि आपके जो न्यूक्लियस है वो दो पॉसिबल डायरेक्शन में या दो पॉसिबल ओरिएंटेशन में स्पिन कर सकता है। फर्स्ट इज +½ एंड सेकेंड इज -½ ठीक है, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो दो पॉसिबल वे में क्या है, ओरिएंटेड है।
वो दो पॉसिबल वे में क्या होता है, ओरिएंटेड रहता है ना। एक तो होती है प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं तो इस तरह से, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है ना, तो ये न्यूक्लियस एक तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से। मतलब दो टाइप की इसकी क्या है, पॉसिबिलिटीज बनती है ना। दो इसकी ओरिएंटेशंस हो सकती है। मैक्सिमम कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है, दो ओरिएंटेशन हो सकती है। अब अपन बात करते हैं कि जिस तरह से मैंने एक मैग्नेट को, एक छोटे से मैग्नेट के टुकड़े को, बार को मैंने हायर मैग्नेट, मैंने हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसी तरह से मेरा जो एक एटम है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और एक न्यूक्लियस है जो है ना, एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया एटम है ना, और उस एटम का जो न्यूक्लियस, ये उस एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस को मैंने रख दिया किस पर, हायर मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया। इसको किस में रख लिया, हायर मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, देखो यहां पर क्या होता है कि जब एटम पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो एटम के जो न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, है ना। जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड। मतलब क्या है, जैसे आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है और आपने कोई मैटर लिया, उस मैटर के अंदर मान लो कि आपके पास 10 एटम थे, एज्यूम कर लो कितने एटम थे, 10 एटम है और 10 आपके पास क्या न्यूक्लियस है। तो वो उनकी सबकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अपन नहीं कह सकते है ना। हो सकता है कोई इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा हो सकता है कोई इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा हो सकता है कि इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा हो, है ना। तो एक एटम हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हो, दूसरा इस डायरेक्शन में हो, तीसरा इस डायरेक्शन में हो। तो अलग अलग जो न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, ओरिएंटेड है ना, उनका अलग अलग डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है डीजनरेसी, है ना, डीजनरेसी बोला जाता है इसको, कि एटम जो न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। पर आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि एक जो न्यूक्लियस है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, है ना, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपका जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे मान लो कि पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले आपके ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा था, स्पिन कर रहा था, है ना। ये जो आपके पास न्यूक्लियस है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा था, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो थंब रूल क्या कहता है कि इसका नॉर्थ पोल कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, और साउथ पोल कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक। पर जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करेगा और किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेगा, ओरिएंटेड कर लेगा। इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंटेड कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इससे एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इससे एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या किया, न्यूक्लियस ने अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही न्यूक्लियस ने क्या किया, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर लिया। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप अच्छे से जानते हो इसको, है ना, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहां तक अपन पहुंच गए, क्या पहुंच गए भाई, एटम को रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके दिमाग में अगर बेसिक चीज होगी तो ही आगे बढ़ पाओगे। बाकी अगर इसके आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है और क्वांटम मैकेनिक्स कभी भी इजी नहीं होती है ना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इजी होती है भाई, जो चीज टफ है वो है, उसको हम क्यों इजी बोले। तो ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक, ये इस तरह से क्या होता है, एटम अलाइन हो जाता है। अब मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन जनरेट हो जाती है, जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तब क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से रेडिएशन, एक्सटर्नल सोर्स से रेडिएशन को क्या करा जाता है, इंसिडेंट कराया जाता है, मतलब रेडिएशन को आपतित कराया जाता है किस पर, उस न्यूक्लियस पर, ठीक है। और अगर वो न्यूक्लियस को इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाए, है ना, न्यूक्लियस को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाए कि जो न्यूक्लियस है
वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी जो डायरेक्शन अभी इस तरफ थी, वो अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको क्या कर ले, चेंज कर ले। मतलब अभी उसका ओरिएंटेशन कैसा है, इस तरफ है। अगर इसको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा और नॉर्थ पोल आ जाएगा नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल आ जाएगा साउथ पोल की तरफ। ठीक है, ये कंडीशन यहां पे क्या होगी, बनेगी आपकी। क्लियर हो गया? मतलब क्या कराया जाता है कि